Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete analysis for 24th of December 2023। 24 दिसंबर 2023 का एनालिसिस देखेंगे। संडे का दिन है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। लाइक ज़रूर करा करिए, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों। अगर 500 600 हज़ार लोग भी देख रहे हो तो लाइक कर सकते हो आप लोग। सो दैट इज़ व्हाट द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड। संडे का दिन है, अच्छा पेपर आया है, एक एक करके हम चीज़ें देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ, जो कि आप आंसर करिए अगर तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं आंसर करेंगे तो कम से कम आंसर सुन लीजिए, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। पहला सवाल है कि नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल, जो कि भी कल परसों न्यूज़ में था, मैंने आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहा है इट इज़ आर्बोरियल एंड नॉक्टर्नल स्क्विरल एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है दीज स्क्विरल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ फ्लाइट लाइक बर्ड्स और बैट्स, इंस्टेड दे ग्लाइड बिटवीन द ट्रीज, है ना। तो फ्लाइंग की पावर तो नहीं होती, बट ग्लाइड कर सकते हैं ट्रीज के बीच में। तीसरा कह रहा है इट इज़ इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी, यानी कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जैसा कि इस साल का यूपीएससी का पैटर्न था प्रीलिम्स का, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गलत कौन सा है पढ़ाया था मैंने आप लोग को, मैंने कहा था कि नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ना कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो यहाँ पे ये इंडेंजर्ड लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। सो दैट इज वाई ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी CISF के रिगार्डिंग क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, या फिर सॉरी हाँ, इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें भी वही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एस्टैब्लिश्ड इन 1969 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस मुखर्जी कमीशन। दूसरा कह रहा है इट इज वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तीसरा कह रहा है इट हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन इट्स फोर्स इन कंपैरिजन टू ऑल अदर CAPFs। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट थोड़ा ट्रिकी है, फैक्चुअल है, लेकिन पता है तो ही आपसे बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, 1969 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस मुखर्जी कमीशन। दैट इज वेरी वेरी करेक्ट। आई होप यू विल बी एबल टू यू वर एबल टू आंसर दिस। आगे मूव करते हैं। बाकी दोनों भी सही हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। पात मित्रो ये मोबाइल एप्लीकेशन है, रिसेंटली किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है पात मित्रो। ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, सेकंड इज अर्थ साइंसेज, थर्ड इज सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है पात मित्रो। पात मित्रो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेवलप किया गया है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 6 लैंग्वेजेस में ये ऐप अवेलेबल है। बेसिकली इसको बनाया गया है ताकि जो जूट फार्मर्स हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, तो जूट फार्मर्स को देने के लिए, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। तो एक वेसल है जिसमें 20 इंडियंस ऑन बोर्ड थे, उसको ड्रोन ने हिट किया। हालांकि अभी जान और माल का कुछ नुकसान आया नहीं है सामने, दैट इज नॉट बीन देयर, बट अभी नेवी और कोस्ट गार्ड हमारे लग गए हैं। तो पहली बात तो ये कौन सा शिप था जिसमें थे ऑन बोर्ड, तो ये था चेम प्लूटो। नाम याद रखिएगा, चेम प्लूटो। हो सकता है आपसे पूछो कि चेम प्लूटो न्यूज़ में था, ये क्या है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चेम प्लूटो था ये, एंड इट वाज लाइबेरिया फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल। लाइबेरिया से ही चल रहा था, लाइबेरिया फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल था। एंड रेड सी ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। आपको पता है कि रेड सी, फिर आपका गल्फ ऑफ एडन आता है, वो बाबिल मंडेब वाला पार्ट आता है, उसके बाद ये अरेबियन सी लग जाता है। तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इसराइल और हमास और ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो अभी उनमें से एक अब ड्रोन अटैक हुआ है, तो उसकी जाँच चल रही है। इट वॉज जस्ट आउटसाइड आर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल्स का 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, उसके जस्ट बाहर का ये इशू है जो कि आया है। एंड
नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट दिस इज चैम्प्लूटो, याद रखेगा, दिस इज द नेम ऑफ द शिप दैट वाज देयर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। देयर आर मेनी, बिलीव मी, संडे का दिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में कुछ आता नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, हिटिंग बुल्स आई विद एंटी एयर गन इनिशिएटिव इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग हंटिंग कर रहे थे, बर्ड्स को मार दे रहे थे, है ना। एंड वहाँ पर बर्ड्स को ना मारें और इसी कारण से एक इनिशिएटिव चलाया गया अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एंटी एयर गन इनिशिएटिव है ये, एंटी एयर गन इनिशिएटिव है या फिर एयर गन सरेंडर अभियान, इसी का नाम दूसरा एयर गन सरेंडर अभियान रखा गया है। तो इसको ये आप नोट कर लीजिए, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव। और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एट द यूनेस्कोज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना। तो यूनेस्को की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी बायोस्फीयर रिजर्व्स को लेकर के, उस पर इस अभियान को बेसिकली वो भी किया गया है, काफ़ी सराहना की गई इसकी। एंड मलेशिया में ये नवंबर में हुई थी इस साल, तो उसमें एंटी एयरगन या एयरगन सरेंडर अभियान जो है उसकी काफ़ी तारीफ भी की गई थी यूनेस्को के द्वारा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, आप याद रखेगा। नामदाफा फ्लाइंग का भी अरुणाचल प्रदेश से ही लेना देना है ना। नामदाफा जो नेशनल पार्क है वहीं पे है। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर इकोवास डेलीगेशन इन सियरा लियोन आफ्टर कू अटेम्प्ट। तो अभी सियरा लियोन जो कि अफ्रीकन एक नेशन है, सियरा लियोन, वहाँ पे कू अटेम्प्ट की गई और अब वहाँ पे इकोवास पहुँच चुका है। इकोवास क्या होता है? इकोवास एक ग्रुप है जो कि यहाँ पे अफ्रीकन रीजन, वेस्टर्न अफ्रीकन उसके कंट्रीज़ के लिए है ना। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स विच इज़ देयर, मतलब यहाँ इसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया अबूजा में है और यहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने के लिए है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है ना। तो लगभग 15 वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया अबूजा जो कि नाइजीरिया में है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसको फ्रेंच में सीडीआओ भी बोलते हैं, सीडआओ, CEDEAO, ठीक है ना। एंड इसका ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में थ्रू द लैगोस ट्रीटी। इसको लैगोस ट्रीटी के थ्रू 1975 में बनाया गया था। एंड इसमें जब बनाया गया था तब इसका मैंडेट था बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स, मतलब इन कंट्रीज़ का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने के लिए। विजन बेसिकली इकोवास का वही क्रिएशन ऑफ अ बॉर्डरलेस रीजन विच इज़ वेल इंटीग्रेटेड एंड गवर्नड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस। वही ये वाली बात है कि कोशिश इनकी ये रहती है कि भैया एक ऐसा रीजन बनाया जाए जो बॉर्डरलेस हो और जहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और इन सब चीज़ों से गवर्न हो रही हूँ, है ना। सो दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। हाँ, तो अब मैंने आपको बताया कि ये अभी पहुंचे हैं सियरा लियोन जहाँ पर ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं पीस। इसके पहले यही चीज़ कू जो हुई थी नाइजर, आपको याद होगा नाइजर एक कंट्री जहाँ पे कू अटेम्प्ट किया गया था, तब भी इकोवास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। और नाउ इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज सियरा लियोन में कू अटेम्प्ट की गई है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन इन न्यूज़, इसलिए आप इसको याद रखेगा। इसके कुछ मेम्बर्स में आपको पता होगा, माली है, गिनी है, बुर्किना फासो है ना। तो ये जो 3 मेंबर्स मैंने आपको बताया, माली, गिनी और बुर्किना फासो, ये बड़े मेंबर्स थे पहले इकोवास के, लेकिन इनको भी रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कू हुए हैं रिसेंटली, कू के कारण ही। कौन कौन से? माली, गिनी और बुर्किना फासो में, ठीक है ना। बाकी 15 मेंबर्स हैं इसके और उनमें से ये भी जो 3 ये हैं, उनमें से 3 जो ये हैं, इनको अभी सस्पेंड किया गया है। इनकी मेंबरशिप क्यों सस्पेंड की गई है? क्योंकि यहाँ पे कू अटेम्प्ट किया गया था, ठीक है ना। अब सियरा लियोन में है, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए पहुंचे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। लाइक शीप एंड गोट्स रेंडियर टू स्लीप वाइल च्यूइंग देयर कड। अब यहाँ पर बात चल रही है रेंडियर्स की, है ना। और यहाँ पे एक जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बताया कि जो जैसे शीप्स और गोट्स हैं, ये 3 चीज़ें आपको, क्योंकि यूपीएससी वैसे भी एनिमल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है पूछ ले, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन कौन से इनमें से जानवर है जो हु च्यू देयर कड व्हाइल स्लीपिंग। तो इसमें से 3 नाम आपको याद रखना है, शीप, गोट्स एंड रेंडियर।
कड आपको पता है ना क्या होता है? कड क्या होता है? कड क्या होता है, जैसे ये जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे गाय हो गई, शीप हो गए, गोट हो गए, ये अपने पेट से खाना बार बार माउथ में लाते हैं, पेट से बार बार माउथ पे लाते हैं, फिर उसको चबाते रहते हैं, है ना। तो ये जो पेट से बार बार माउथ पे लाते हैं ना, ताकि उसको दोबारा खा सके, चबा सके, तो वो होता है इनका कड कहलाता है, ठीक है ना। और ये रुमिनेटिंग होते हैं, इसीलिए इनको रुमिनेंट्स बोलते हैं, रुमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि भैया जो ये एनिमल्स हैं, शीप, गोट और रेनडियर, दे स्लीप वाइल च्यूइंग देयर कड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता चलना चाहिए। एक यहाँ पे टर्म था स्लीप प्रेशर। व्हाट इज स्लीप प्रेशर? इट इज द अनकॉन्शियस बायोलॉजिकल ड्राइव फॉर मोर एंड डीपर स्लीप। मतलब इंटरनली जो बायोलॉजिकली हमारी बॉडी है वो और ज़्यादा डीप स्लीप में जाना चाहती है ना। तो ये जो अर्ज है, ये जो अनकॉन्शियस बायोलॉजिकल ड्राइव है फॉर डीपर स्लीप एंड ऑल, इसी को बोलते हैं स्लीप प्रेशर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसको क्या बोलते हैं? स्लीप प्रेशर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। प्रिडिक्टिंग एक्सट्रीम रेनफॉल यूजिंग द प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट। देखो यहाँ पे एक्चुअली दो चीज़ें हैं बताई गई हैं, दो मॉडल्स हैं जो कि बताए गए हैं फॉर प्रिडिक्टिंग द वेदर प्रिडिक्शन मॉडल। एक है न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मतलब जिसमें नंबर्स और इन सबको देख करके किया जाता है। दूसरा मेथड यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया है प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट, ठीक है ना। प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट, और प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट जनरेट कैसे होता है? एक अप्रोच है एनसेम्बल अप्रोच। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रोबेबिलिस्टिक जो है वो कैसे डेवलप होता है? बाय दिस एनसेम्बल अप्रोच। तो अगर आपको ये टर्म्स दिखें, प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट या फिर एनसेम्बल अप्रोच इन प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट, अगर पूछता है कहाँ पे अप्लाई होती है, तो ये होती है आपके वेदर फोरकास्ट में। तो लिखा भी है, A probabilistic approach is used extensively to calculate the probability of extreme events. Extreme events की probability determine करने के लिए basically ये use किया जाता है। And probabilistic forecast can be generated using an ensemble approach, and the ensemble forecasting system developed by IITM, मतलब जो आपका IITM है पुणे में, उसने ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, अगर आपको किसी कोई IIT वो मत समझना, IIT महाराष्ट्र मत समझ लेना, ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी है, ठीक है ना। तो इसने डेवलप किया है, एंड इट प्रिडिक्टेड अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ऑलमोस्ट 3 days इन एडवांस। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट थे, प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट, एनसेम्बल अप्रोच और ये सब, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। एक आर्टिकल यहाँ पे, इन्फेक्शन ऑफ द आई एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द विजन। अब यहाँ पे ग्लोबली ऑथर ने बताया कि अबाउट 135 मिलियन पीपल हैव लो विजन। WHO says that 80% of this visual loss can be prevented or cured। 80%। आप में से कई लोग जो एनालिसिस देख रहे होंगे उनको भी चश्मा लगा होगा, लो विजन की प्रॉब्लम होगी। मुझे लो विजन की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे खुद मायोपिया है एंड काफ़ी ज़्यादा पावर भी है उसका, एंड ठीक है, मैं भी देखता हूँ क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो WHO ने भी रिसेंटली हैंड्स ज्वाइन किए विद इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, IAPB, याद रखें, WHO प्लस IAPB यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। आपके लिए छोटा सा टास्क ये है कि IAPB के बारे में 4 शब्द, 10 शब्द, 20 शब्द या लाइंस, 15-20 लाइन जो भी आप ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के बारे में लिख दीजिएगा, और बाकी लोग कमेंट एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा, और उस व्यक्ति को जिसने लिखा होगा उसको शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कि भैया धन्यवाद, आपने इसके बारे में लिखा, ठीक है ना। तो इन दोनों ने मिलकर के एक प्रोग्राम स्टार्ट करने की बात कही है, और वो प्रोग्राम कौन सा है? वो प्रोग्राम है विजन 2020, द राइट टू साइट। याद रखिएगा, WHO प्लस आपका IAPB ने स्टार्ट किया है, नाम है विजन 2020 और द राइट टू साइट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि ऑक्यूलर माइक्रोबायोम के बारे में। व्हाट इज दिस ऑक्यूलर माइक्रोबायोम? तो ऑक्यूलर माइक्रोबायोम मतलब कि रिफर्स टू द बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस दैट आर प्रेजेंट इन द आई।
दे आर द बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस विच आर प्रेजेंट इन द आई, दे आर नोन एज ऑक्यूलर माइक्रोबायोम। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा जीनोम की बात चल रही थी, तो जीनोम आपको पता है इज द इंटायर सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस फाउंड इन अ सेल। जीनोम क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस विच आर फाउंड इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो डीएनए इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जीनोम बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। और ह्यूमंस में द जीनोम कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। एक जीनोम में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है ना, दे आर लोकेटेड in cells nucleus, and a biome refers to the species that are present in a location. biome तो microbiome, ocular microbiome की बात चल रही थी। तो ocular microbiome is actually the set of bacteria, fungi and viruses which are present in the eye। ठीक है ना, and healthy ocular microbiome है अगर, तो आपके जो microbes हैं वो एक barrier की तरह काम करेंगे and they will prevent the invasion by harmful pathogens। अगर आपका ocular microbiome healthy है तो फिर आपको वो prevention देंगे from the pathogens and all। and the ocular microbiome is significant different in the conjunctiva। ये आपका कंजक्टिवा वाला जो पार्ट है, यानी कि जो थिन क्लियर मेम्ब्रेन है दैट प्रोटेक्ट्स द आई। कंजक्टिवा क्या होता है? कंजक्टिवा क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कंजक्टिवा क्या है, तो कंजक्टिवा इज द थिन क्लियर मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द आई। थिन क्लियर मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द आई। एंड दूसरा कॉर्निया, द आउटर मोस्ट क्लियर लेयर दैट हेल्प्स इन फोकसिंग एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द आई। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एक कॉर्निया भी है, आउटर मोस्ट क्लियर लेयर होती है, एंड कंजक्टिवा एक थिन क्लियर मेम्ब्रेन होता है विच प्रोटेक्ट्स द आई। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा कुछ डिसीजेज हैं, जैसे फंगल डिसीज है केराटिटिस। याद रखिएगा केराटिटिस, फंगल केराटिटिस, इट इज अ फंगल डिसीज इन द आई, फंगल केराटिटिस याद रखिएगा। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। फंगल केराटिटिस। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई थी, पोल्यूशन के कारण कई लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं आई की। कौन कौन सी प्रॉब्लम? जैसे पिंक आई यानी कंजक्टिवाइटिस। जो कंजक्टिवाइटिस आपको होता है ना, वो है पिंक आई, उसको पिंक आई बोलते हैं। ठीक है ना, इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, ब्लरी विजन है, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड ऑल, है ना। तो दिस इज अगेन नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करना चाहिए। एक है विल न्यू टेलीकॉम बिल स्ट्रीमलाइन द सेक्टर। अब मैंने कल आपको बहुत सारी चीज़ें टेलीकॉम बिल के बारे में 2 दिन से लगातार ही बता रहा हूँ, कल बस नहीं, 2 दिन से लगातार बता रहा हूँ। सो द टेलीकॉम बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट दिस वीक, आपको पता है ना। ये रिप्लेस करेगा 3 लॉज को। एक तो टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, एक इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट है 1933 का, और एक द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 का है। तो इन 3 को ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये रही मोटी मोटी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो पहली बात तो प्रोविज़न दिया गया है कि किस तरीके से ऑक्शनिंग की जाएगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम की भी बात की गई है, मतलब कि कुछ कारण दिए गए हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वे से ऑक्शन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वे से एलोकेशन किया जा सकेगा, अलग से ऑक्शन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये भी मेथड बताया गया है। इसके अलावा राइट्स ऑफ वे, मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे कभी रास्ता चाहिए होता है ना, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए राइट्स ऑफ वे जो है वो देने की बात की गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, दोनों केसेस में। इसके अलावा इमरजेंसी कंडीशंस में, मतलब मान लो डिजास्टर का कंडीशन आता है या कुछ ऐसा होता है, तो इमरजेंसी कंडीशन में गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल ले सकती है। किस चीज़ का कंट्रोल ले सकती है? आपके टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डू नॉट डिस्टर्ब बेसिकली सेटअप किया जाएगा, है ना, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर सेटअप किया जाएगा, जहाँ पे मान लो कोई कंज्यूमर चाहता है कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो अगर कोई कंपनी इसको मैसेज भेजना चाहती है तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं भेज सकते। इसके अलावा जो बिल है वो बहुत सारी सर्विसेज को कवर करता है, चाहे वो ओवर द टॉप सर्विसेज हो, जैसे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ईमेल सर्विसेज हो, जीमेल हो, इन सब को कवर करता है। कैसे कवर करता है मैं आपको रीज़न बता दूँ। इसको कवर करता है ये इस तरीके से कि इसमें बेसिकली
आपका जो डेफिनीशन रखी गई वो इतनी ब्रॉड रखी गई है डेफिनीशन टेलीकम्युनिकेशन का क्या क्या चीज़ें कवर करता है। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया गया है ट्रांसमिशन एमिशन और रिसेप्शन ऑफ एनी मैसेज। अब ट्रांसमिशन एमिशन और रिसेप्शन ऑफ एनी मैसेज तो बहुत सारी चीज़ों में, इनफैक्ट सारी ही चीज़ों में होता है। ऐप में होता है, आपका जीमेल में होता है, आपका गेम स्पोर्ट्स में भी आजकल होने लगा है ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पे भी इस तरीके का किसी भी तरीके का मैसेज एमिट रिसीव या रिसेप्शन हो रहा है तो वो यहाँ पे बेसिकली इसके थ्रू ही किया जाएगा, कवर किया जाएगा इस टेलीकॉम बिल में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑथर ने एक और चीज़ बोली है कि जो भी सर्विस ऑफर करेगा बिना ऑथराइजेशन के गवर्नमेंट के, उसको 2 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा द बिल ऑल्सो अलाउज द गवर्नमेंट टू असाइन स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन थ्रू ऑक्शन एक्सेप्ट फॉर द एंटिटीज लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ऑक्शन बाकी सारी एंटिटीज में होगा जो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है। अब फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन सी एंटिटीज हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट्स सच एज स्पेसएक्स, द भारती एयरटेल बैक्ड वन वेब, जैसे इस तरीके के है ना। यहाँ पर इस पे जो गवर्नमेंट है वो ऑक्शनिंग के अलावा भी दूसरा रूट अपना सकती है। बहुत बड़ा ये मतलब प्रोविजन है कि ऑक्शन करने में जो प्रॉब्लम्स होती थी वो करनी नहीं पड़ेंगी इनको। अब कंसर्न्स क्या क्या हैं बिल के, ऑब्वियस होता है बहुत सारे कंसर्न्स है। पहला कंसर्न है कि ये ड्रैकोनियन है, लोग कहते हैं भैया ड्रैकोनियन है, और इसमें सर्विलेंस बहुत ज़्यादा किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस की पावर भी रखी गवर्नमेंट ने अपने पास। मैसेज इंटरसेप्ट कर लेंगे, केएस पुट्टास्वामी केस की कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी, राइट टू प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं रह नहीं जाएगी, ऐसा ऑथर का कहना है। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से जो सर्विलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दिस इज़ वॉट दी ऑथर सेज। दूसरी चीज़ ऑथर ने कहा कि अथॉरिटेरियन स्टेट बना देगा। इसके अलावा जैसे कई लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा करके एनोनिमिटी के साथ फॉल्स पर्टिकुलर्स दे करके विसल ब्लोअर का काम करते थे, तो उनको भी नुकसान है क्योंकि विसल ब्लोअर्स का मतलब अलग से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्लस ये कहा गया कि अगर आप एनोनिमिटी रखते हैं या आप फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, तो ये इंपीड करेगा विसल ब्लोअर्स के उसमें भी। इसके अलावा जो इमरजेंसी पावर्स हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ले सकता है आपके पूरे नेटवर्क आर्किटेक्चर का, ये टेलीकम्युनिकेशन आर्किटेक्चर का, तो ये जो पावर है ये बहुत बड़ी पावर है और इसमें क्लैरिटी नहीं कि कौन कौन सी जगहों पे कब कब लिया जाएगा। बड़े ही वेग टर्म में नेशनल इमरजेंसी लिख दी गई है या ये कर दिया गया है, ठीक है ना। दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल देखो अगर नेशनल इमरजेंसी के नाम पे आप बोलते हैं कि इंटरसेप्ट करना है, मैसेज पढ़ना है, तो बहुत सारे जो OTT हैं मतलब ओवर द टॉप आपके प्रोवाइडर्स हैं, जैसे व्हाट्सएप है और टेलीग्राम हो गया, ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे एक तरीके से मिडिल में आपको अटैक करना पड़ेगा और उनको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। सो दैट अगेन अमाउंट्स टू प्रिवेसी इन्फ्रिंजमेंट एंड ऑल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर अब बिकॉज ऑफ द करंट दिस टेलीकॉम लॉ जो कि चेंज होने वाली हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे और चीज़ें दिखा देता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और ये भी है कि जो ऑक्शन नहीं होगा कुछ चीज़ों में, जैसे नेशनल सिक्योरिटी मैंने आपको बताया या मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, तो ऐसी चीज़ें ये गवर्नमेंट के विम्स एंड फैंसेस पे होगा। तो जो लोग गवर्नमेंट की गुड बुक्स में हैं उनको आप आराम से टेंडर दे सकते हो बिना किसी ऑक्शन के। तो एक ये भी बड़ा इशू है क्योंकि जो लोग मतलब गवर्नमेंट के क्लोज हैं वो फिर फियर और फेवर में बहुत सारे काम करेंगे। क्रॉनी कैपिटलिज्म जो है वो इसको और बढ़ावा मिलेगा। तो ये अगेन अ प्रॉब्लमैटिक थिंग टू हियर, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें की गई हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी, जो मैंने आपको बता दिया टेम्पररी पोजीशन जो लेगा। कल मैंने एक और पॉइंट से बोला था कि ऑफिसर को डायरेक्ट मतलब सॉरी नॉट ऑफिसर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक डिजिटल भारत निधि जो है बनाई जाएगी। डिजिटल भारत निधि इज़ एक्चुअली और USOF जो यूनिवर्सल पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था उसी का नाम बदला गया, तो केवल नेम चेंज किया गया है। अदरवाइज़ उसमें उसका किस तरह से यूज़ किया जाएगा डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो अगेन दैट वाज अ थिंग विच इज़ प्रॉब्लमैटिक। और क्या चीज़ें हैं, इंडस्ट्री ने किस तरीके से रिसीव किया है बिल को, तो यहाँ पे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन एंड सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है उसने तो पॉजिटिवली लिया है बिल को, क्योंकि ऑब्वियसली रहता है राइट्स ऑफ वे, सबसे बड़ी बात उनको रहती है कि भैया जगह नहीं मिलती है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रोविजन बना रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ देयर। एंड
दूसरी चीज़ टेलीकॉम नेटवर्क बेसिकली जो है इट इज़ नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर ट्रांजैक्शन और टैक्स पर्पजेज। तो टेलीकॉम नेटवर्क जो है इसको कंसीडर नहीं किया जाता फॉर द कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर ट्रांजैक्शन और टैक्स पर्पजेज, एंड हेंस द बिल इज़ ऑल्सो वेलकम्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा, ये एक अच्छी चीज़ है जो कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को लग रही है। हालांकि कई लोग जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये सब सिग्नल और ये सब हैं जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ज़रूर प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट इंटरसेप्शन और ये सब चीज़ें जब करेगा तो ज़रूर उनको प्रॉब्लम होने वाली है। सो दैट इज़ अ थिंग। और कुछ लोगों ने जैसे फाउंडेशन एंड ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हो गया और इंटरनेट प्रेस इंस्टीट्यूट हो गया, इन्होंने ज़रूर इसको आपत्ति जताई कि इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस जो है इससे इनडिस्क्रिमिनेट सर्विलेंस शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन सेफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। लेटेस्ट ब्लिप इन इंडिया मालदीव्स टाइज। तो ये आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोग्राफिकल सर्वे के लिए एक मतलब एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और मालदीव्स के बीच में इंडियन ओशन रीजन में। तो 2024 में ये एक्सपायर हो जाएगा, रिन्यू होना था 2024 में, 23 में एक्सपायर हो जाएगा, 24 में रिन्यू होना था। तो अब जो नई वहाँ की गवर्नमेंट है, मुइज़ू की जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट मुइज़ू हैं, तो उन्होंने मना कर दिया है कि वो रिन्यू नहीं करेंगे। दे हैव वेरी सेड दैट कि दे विल नॉट बी रिन्यूइंग दैट हाइड्रोग्राफिकल सर्वे थिंग, है ना। तो अब ये इसका क्या इम्प्लीकेशन है? इसका इम्प्लीकेशन ये है कि एक मालदीव्स और इंडिया का जो रिलेशन है, कहीं ना कहीं पहले इंडिया फर्स्ट था मालदीव्स के रिलेशन में, अब इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं रिलेशन में कमी तो आई है ना। एंड चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो मुइज़ू के ऊपर ज़्यादा है, तो ये भी चीज़ देखने को मिल रही है। नाउ ऑथर सेज दैट कि किस तरीके से हमको हैंडल करना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है वी हैव टू वेट फॉर दैट। हम ऑब्वियस है, पेशेंस के साथ ही डेमोक्रेसी ये डिप्लोमेसी हैंडल की जा सकती है। हाइड्रोग्राफी होती क्या है? तो हाइड्रोग्राफी इज द साइंस और स्टडिंग ओशियन, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज बाय कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, मैप्स एंड चार्ट्स। याद रखेगा, हाइड्रोग्राफी एक साइंस है, स्टडिंग ओशियन, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज बाय कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा, मैप्स एंड चार्ट्स, ठीक है ना। एंड अप्लाइड साइंसेस का ही एक ब्रांच है ये। एंड बेसिकली इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड प्रिडिक्टिंग हाउ दे माइट चेंज ओवर टाइम, है ना। तो जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है और ये देखा जाता है कि किस तरीके से वो चेंज हो सकते हैं ओवर टाइम, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा क्यों किया जाता है? तो इट इज़ डन फॉर द सेफ्टी ऑफ नेविगेशन एंड दूसरी एक्टिविटी जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस, साइंस रिसर्च, इन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हाइड्रोग्राफिकल मेजरमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें टाइडल करेंट्स, वेव इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और इसमें इंडिया को एक्सपर्टीज़ भी मिला हुआ है ना। तो इंडिया हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। एक IHO है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। 1955 से इंडिया उसका एक एक्टिव मेंबर है। ये IHO के बारे में विकीपीडिया से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच रिप्रेजेंट्स हाइड्रोग्राफी। 2023 नवंबर तक इसके लगभग 99 मेंबर स्टेट्स हैं। ये इसका सिंबल है, देख लो, IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1921 में, 21 जून 1921 को इसका फाउंडेशन हुआ था। एंड बेसिकली दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड मेंबरशिप आपको पता है इंडिया है इसका मेंबर, तो याद रखेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। एंड ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इंडिया इसका मेंबर है। इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था 1874 में कलकत्ता में। याद रखिएगा, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1874 कोलकाता में। एंड इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वेज। ये याद रखिएगा कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेज के लिए यही नोडल एजेंसी है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे लिखी गई थी, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया इंडियन ओशन रीजन की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ पार्टनर करता है, जैसे मॉरिशियस, सेशल्स, तंजानिया, मालदीव्स, मोजाम्बिक, वियतनाम, म्यांमार, केन्या, श्रीलंका। इन सब के साथ इंडिया ने हाइड्रोग्राफिकल MOUs किए हुए हैं, साइन किए हुए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो याद रखिएगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक ग्रुपिंग है
ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इट इज़ एन इनिशिएटिव एम्ड एट इनहेंसिंग इंडियन ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इंडियन ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोलंबो सिक्योरिटी के कॉन्क्लेव हुआ है, जिसमें मेंबर कौन कौन है? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस एंड मालदीव्स भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो मालदीव्स इज अ मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो कौन कौन से मेंबर है? मॉरिशियस हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव्स हो गया, दे आर द मेंबर्स, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। वी कैन मूव अहेड, ठीक है। सो आई गेस that will be it, I guess. Let's see the last one. Yes, so that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.